एक परिवार के रूप में जब माता पिता एक अभिभावक के रूप में होते हैं, तो इस परिवार में अभिभावक के रूप में माता पिता की जो जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारी के रूप में संतान में सही शिक्षा प्रदान करना, ये सभी मानव में कामना के रूप में रहता है। और कैसे उस दायित्व को हम दर्शन की रोशनी में निर्वाह कर पाए, उसके क्या क्या बिंदुएं होंगे, कैसे उत्सव मनेंगे, कैसा आहार विहार और व्यवहार रहेगा, और आज की स्थिति में हम कहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि हम अपने अधूरेपन के साथ ही है और हम पूरा होना चाहते भी हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में भी जो बात रखी एज ए अभिभावक, एज ए शिक्षक, तो ये हमारे लिए एक प्रेरणादायी वार्तालाप है, जिससे हम लोग पहचान पा रहे हैं कि ये शिक्षा की संपूर्णता और सार्वभौमता में परिवार की भूमिका क्या रहेगी और कैसे परिवार की भूमिका में माता पिता एज ए अभिभावक उसको दे पाएंगे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली प्रस्तुति के रूप में हम लोग इस पायदान पे खड़े हैं। अब परिवार में जब शिक्षक के रूप में खुद को पहचान रहे अभिभावक और शिक्षा देना चाहते हैं, तो इस शिक्षा देने की विधि क्या होगी, किस विधि से हम शिक्षा देंगे। कहीं हम इस शिक्षा को पुरानी विधियों से तो नहीं दे रहे, क्योंकि चेतना विकास मूल्य शिक्षा का जो कंटेंट है, जो उसका जो पूरा वस्तु सामग्री है, उसके देने की विधि को भी हमको समझना पड़ेगा। यदि हम उस शिक्षा को भी पुरानी विधियों से देंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके अटक जाएगा। तो परिवार में जो शिक्षा देने की जो विधि है, उस पर बात रखने के लिए सर्वप्रथम मीनाक्षी दीदी बात रखेंगे। मीनाक्षी दीदी हाल में अछोटी अभ्युदय संस्थान में निवासरत है परिवार के साथ, और उसके बाद जयश्री दीदी अपनी बात रखेंगे। जयश्री दीदी जो है वो हाल में मलकापुर में परिवार के साथ निवासरत है, और दोनों ही मीनाक्षी दीदी और जयश्री दीदी मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन से गुजरे हुए लोग हैं और फिर उसके अभ्यास में रत हैं। तो दोनों ही परिवार में जो शिक्षा देने की विधि है उस पर अपनी बात रखेंगे। मीनाक्षी दीदी। धन्यवाद जिगर भैया। ठीक है ना, आवाज़ ठीक आ रही है? ठीक है। श्रद्धेय बाबा जी को नमन करती हूँ और आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं थोड़ा इधर आके बोली, नहीं तो मेरे को वहाँ से आप लोग दिखाई नहीं देंगे। मुझे जब आज परिवार में शिक्षा देने की विधि के बारे में बोलने के लिए कहा गया है, तो जब मुझे ये विषय दिया गया और मुझे ये प्रस्ताव आया बोलने के लिए, तो फिर बहुत सारा सोच विचार हुआ। इस आयाम में बहुत सारे विश्लेषण हुए और इन सभी विश्लेषण सोच विचार के लिए मैं आयोजन टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और जैसे भैया ने कहा था कि अपना परिचय खुद दे देना, तो मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं मीनाक्षी राठौर हूँ। हम सब परिवार करीब 16-17 लोग हैं परिवार में। हम अभ्युदय संस्थान छोटी में रहते हैं। मैं मूल रूप से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है NIT रायपुर से, और IIT दिल्ली से MTech किया है और PhD किया हुआ है, और मैं सस्टेनेबल और ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट रही हूँ। वर्तमान में अभिभावक विद्यालय अछोटी में एक शिक्षिका के रूप में भागीदारी कर रही हूँ, और इसी क्रम में अभिभावकों के साथ भी गोष्ठी करने का अवसर मिलता रहता है। अब जब परिवार में शिक्षा देने की विधि की बात आती है, तो जब मैंने इसमें ध्यान दिया तो मुझे मानव अभ्यास दर्शन में सूत्र मिला, अभ्युदय ही अभ्यास की प्रत्यक्ष उपलब्धि और प्रमाण है। तो जब इसको मैंने और सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि अभ्यास पूर्वक, यानी कि जब बालक में शिक्षा देने की बात आती है बच्चों में, तो हर आयु वर्ग में, शिशु, किशोर, युवा में अभ्यास पूर्वक अभ्यास कैसा होगा, विचाराभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास के रूप में, जो हम गम्य स्थली बोल रहे हैं अभ्युदय, वहाँ तक पहुँचने की बात मुझे दिखती है। तो इसीलिए मैंने आज की प्रस्तुति के लिए ये थीम मैंने डिज़ाइन की, सोचा ऐसा कि अभ्युदय पूर्वक अभ्यास पूर्वक अभ्युदय की यात्रा कैसी होगी। तो जब यह अभ्यास पूर्वक अभ्युदय की यात्रा को देखते हैं तो इसमें मानव की यात्रा क्या रहेगी। तो मानव की यात्रा को देखें तो मानव जन्म से ही पूर्णता के लिए जिज्ञासु होता है, और इसी जिज्ञासा के साथ वो धीरे 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 बड़ा होता जाता है, और फिर उसकी ये जिज्ञासा पूरी हो जाए, उसमें न्याय बोध हो जाए, सही कार्य और व्यवहार का प्रयोजन बोध हो जाए, वो उसमें पारंगत हो जाए और उसे सत्य बोध हो जाए। यही शिक्षा का काम है, ऐसा मुझे लगता है। तो क्योंकि जैसा आज की थीम है इस सत्र की कि शिक्षा की प्रथम स्थली परिवार, तो ये शिक्षा की प्रथम स्थली परिवार है। तो इस शिक्षा के अर्थ में परिवार में अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हों,
तो ऐसा ध्यान जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि परिवार का जीना ही शिक्षा है और यही विधि है। और इसके साथ ही इसमें व्यवस्था के पांचों आयामों में यदि भागीदारी का अवसर मिलता है बालक को हर आयु वर्ग में, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली एक शिक्षा के रूप में बच्चे में जाता है। तो आगे के क्रम में मैं इन पांचों आयामों में आगे की बातें अपनी रखूंगी। तो जैसे शिक्षा संस्कार आयाम को देखते हैं, तो इसमें मैंने कुछ बिंदु नोट डाउन किए हुए हैं, इसमें और कुछ बिंदु आ ही सकते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है विद्यालय। तो ऐसा लगता है परिवार में सभी की ये मानसिकता हो कि बच्चा समझ पे आधारित विद्यालय में जाए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और फिर जैसे कि भाषा मर्यादा को मैं देखती हूँ, तो भाषा मर्यादा शुरू कहाँ से होगी? भाषा मर्यादा बच्चे में शुरू होगी सही संबोधन से। और फिर ये सही संबोधन, परस्परता में जो सही संबोधन है बड़ों में भी और बच्चों में भी, बच्चों के साथ में भी, तो ये जाएगा कहाँ तक? ये वहाँ तक जाएगा कि मूल भाषा को न बदला जाए, यानी कि वस्तु को न बदला जाए। और यदि हम मूल भाषा को बदलते हैं तो फिर ये या तो उपदेश में चला जाएगा या फिर सुविधा संग्रह में चला जाएगा, या कह सकते हैं आदर्शवाद में चला जाएगा या भौतिकवाद में चला जाएगा। तो इस प्रकार से परिवार के एक एक सदस्य की जिम्मेदारी ये दिखाई देती है कि मूल भाषा को बनाए रखते हुए हम जो भी करना हो वो करें, बोलें, संवाद करें बच्चों के साथ परस्परता में। तो इसको मैं इस प्रकार से देख पाती हूँ। अगला न्याय सुरक्षा आयाम, यहाँ पे भी मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं और आपस में कुछ आयामों में जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसमें ओवरलैपिंग हो ही सकती है। तो जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, जो बिंदु मैंने लिखे हुए हैं, तो ऐसा लगता है मुझे कि जब ये बिंदु जो लिखे हुए हैं ये फुलफिल होता है परिवार में, तो बच्चे की अभयता की अपेक्षा पूरी होती है, यानी कि अब वो अभयपूर्वक अपनी बातों को कह पाता है, जैसा कह रहा है अभयपूर्वक उसको वैसा कर पाता है। अब जब इसमें संवाद को देखें तो बड़ों में जब बालक अपने परिवार में ये देखता है बड़ों के साथ कि वे परस्परता में संवाद पूर्वक समाधान तक पहुंच पाते हैं, स्वयं का निर्णय ले पाते हैं और सभा विधि से भी निर्णय ले पाते हैं, और फिर ऐसा ही जब बच्चों में जाए कि संवाद पूर्वक उनसे हम प्रयोजन के अर्थ में पहली बात तो संवाद हो, और फिर वो बच्चा समाधान तक पहुंच पाए, स्वयं का निर्णय लेने तक पहुंच पाए, यहाँ तक संवाद को इस प्रकार से मैं शिक्षा के रूप में देखती हूँ। और मूल्यांकन को देखें तो मूल्यांकन एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में दिखाई देता है हर जगह पे, बड़ों में भी और बच्चों में भी। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, तो इन जनरल हम देखते हैं कि जब बच्चे खेल के आते हैं, छोटे बच्चे खासकर 8-10 साल तक के बच्चे, और परिवारजन यदि वहाँ पहुँच जाए, मम्मी जी पापा जी, तो बच्चे आएंगे और आते ही क्या बोलते हैं कि ये भाई जी ने ऐसा किया, वो भाई जी ने ऐसा किया, नहीं आपने, मैंने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा किया, और फिर ये दोषारोपण। तो यहाँ पे ये ध्यान दिला पाना कि हम जो भाई जी बहन जी बोल रहे हैं, क्या हम वैसे बन पा रहे हैं, क्या हम उस स्नेह और सहयोग के भाव से रह पा रहे हैं, क्या हम वैसा विचार और वैसा व्यवहार रख पा रहे हैं, ये बात बच्चे तक पहुँच पाना और इस तरह से उसका स्व मूल्यांकन हो पाना, ये एक शिक्षा देने के बाद के रूप में मुझे परिवार में दिखाई देता है। और इसमें जैसे श्रद्धेय बाबा जी ने कहा भी है कि मूल्यांकन की इन कसौटियों को हम अपने पे लगा पाएँ, शिक्षा इसी के लिए ही है। आगे उत्पादन कार्य आयाम को मैं देखती हूँ, तो इसमें श्रद्धेय बाबा जी के संवाद से ही मैंने ये लिया हुआ है, जिसमें बाबा जी कह रहे हैं कि जीने में जांचने के लिए स्वावलंबन का डिज़ाइन चाहिए और उसके अनुसार लाइफस्टाइल बदलने की बात कह रहे हैं। तो अब ये स्वावलंबन का डिज़ाइन कहाँ से शुरू होगा? ये शुरू होगा सदुपयोग से, जहाँ पे वस्तु का सदुपयोग होते हुए और फिर थोड़ा परिश्रम करते 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 श्रम से उपार्जन कर पाना। तो अब ये बच्चे में शिक्षा के रूप में किस तरीके से होगा कि अपनी वस्तुओं का सदुपयोग कर पाना, जैसे कि अपने खिलौनों का सदुपयोग सुरक्षा, अपने पाठ्य सामग्री की सदुपयोग सुरक्षा, और इस प्रकार से धीरे 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 श्रम की मानसिकता। इसमें जैसे मैं एक उदाहरण लूँ कि किस प्रकार से उत्पादन में शिक्षा होती, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल परिवार में जैसे हमने उत्पादन के अर्थ में हम आम का अचार बना रहे हैं, तो उसके लिए अब ये मानसिकता ये शिक्षा में ये चला जाए कि हम परिवार में कितने सदस्य हैं, हमारी क्षमता कितनी है, और फिर उसके लिए कितने किलो आम चाहिए, और उतने किलो आम के लिए अब कितनी कितनी क्वांटिटी में कौन कौन से मसाले चाहिए, और फिर ज़्यादा मसाला है तो उसको बड़े तराजू में, कम मसाला है तो उसको छोटे तराजू में तौलना। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें उत्पादन आयाम में मैं देख पाती हूँ। और फिर इसमें आगे चल के और एक और फ्रेम दिखता है कि फिर इस प्रकार उत्साह से परिवार का सबके साथ मिलकर श्रम कर पाना, और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा अपने व्यवहार को बनाए रख पाना। तो ये भाग मैं उत्पादन वाले आयाम में देखती हूँ, और इस प्रकार से सहकारिता सहभागिता की शिक्षा बच्चे के में मैं देख पाती हूँ।
आगे विनिमय कोश आयाम को देखते हैं। तो विनिमय कोश आयाम में शिक्षा में क्या होगा, तो शिक्षा में होगा, मुझे जो ध्यान जाता है कि बच्चों में परस्परता में शेयरिंग, कि बच्चे अपने वस्तुओं की, जैसे खिलौने, पाठ्य सामग्री की बात की, पेंसिल, कॉपी, ये सब का आदान प्रदान हो पाना। तो ये आदान प्रदान होते होते फिर परिवार के लेवल पर देखेंगे तो परिवार में परस्परता में आदान प्रदान, और फिर ये परिवार से लेके विश्व परिवार तक आदान प्रदान, वहाँ तक विनिमय हो पाना। तो इस प्रकार से ये जो फ्रेम है, मुझे बहुत बड़ा फ्रेम दिखता है जहाँ पे संबंध की एक विशालता दिखाई दे पाती है, और शुरुआत होगी बच्चों में आदान प्रदान में शिक्षा के रूप में। इसमें एक और उदाहरण यदि मैं देखती हूँ कि जैसे सपोज कृषक परिवार है, 10 एकड़ जमीन है, तो जनरली क्या होता है कि 1 एकड़ खुद के लिए रखा बिना रसायन वाला, बाकी 9 एकड़ दूसरों के लिए रसायन वाला। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है ये ना दिखे बच्चे को, तो जैसा हमारे लिए है वैसा सबके लिए है। और जैसे कि मैंने आम के अचार का उदाहरण दिया था, तो ये अब आम के अचार की शीशियाँ बहुत सारी रखी हुई हैं, तो अब किसी अन्य परिवार के लिए जाए तो हम कोई भी शीशी उठाएं और दे दें, और यदि हमारे परिवार के लिए हमको उपयोग करना है तो कोई भी शीशी उठाए, खोले, खा लिए। तो ये सबके लिए एक जैसा, तो यहाँ से एक लाभ हानि मुक्त विनिमय की बात मैं यहाँ पे देख पाती हूँ। और साथ ही साथ इसमें मुझे ऐसा लगता है कि उदारता और उपकार का एक फ्रेम एक शिक्षा के रूप में मुझे दिखाई देता है। और फिर आगे अंतिम स्वास्थ्य संयम आयाम में आते हैं। तो स्वास्थ्य संयम आयाम में जब ध्यान गया तो ऐसा लगा कि परिवार में आयु की विविधता, स्वास्थ्य की विविधता हमको दिखाई ही देती है। तो यहाँ पे एक सेवा वाला भाग भी आता ही है। और जब स्वस्थता को देखें तो स्वस्थता को क्या कहा गया है दर्शन में ये कहा गया है कि समाधान संपन्न मानसिकता और रोग मुक्त शरीर का होना ही स्वस्थता है, और इसको बनाए रखना यही स्वस्थता है। तो जब स्वस्थ शरीर की बात करें तो फिर स्वस्थ शरीर के लिए, जैसे अभी भैया ने भी बताया, आहार विहार की बात कही भैया ने, तो अब आहार विहार को देखते हैं। तो आहार में शिक्षा के रूप में क्या आ जाएगा कि बचपन से ही, छुटपन से ही, कब खाना, क्या खाना, कितना खाना, क्यों खाना, कैसे खाना, ये सारा फ्रेम, और फिर ऋतु के अनुसार खाना, और फिर उस पर्टिकुलर दिन में सुबह क्या खाना, कैसे खाना, ये सारे पॉइंट्स, और फिर दोपहर में, शाम को, रात को, इस प्रकार से हमेशा से बचपन से बड़े तक में हर आयु वर्ग में आहार की शिक्षा। और ये आहार क्यों है? भोग, बहुभोग, अति भोग के लिए नहीं है, ये शरीर पोषण के लिए है, शरीर स्वास्थ्य के लिए है। विहार में देखें तो परिवार की जीवन शैली, रहन सहन शिक्षा के रूप में दिखता है। उसके साथ ही मैंने कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, व्यायाम, खेल, नृत्य, गीत, संवाद, वाद्य आदि। तो जैसे आजकल बच्चे बहुत कुछ सीखने जाते हैं, गीत सीखते हैं, नृत्य सीखते हैं, और स्पोर्ट्स सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अब ये सीखना क्यों है, ये स्थापित हो यहाँ पे। तो सीखना क्यों है? ये पहचान के लिए नहीं या फिर जीतने के लिए नहीं, ये है शरीर स्वास्थ्य के लिए, तालमेल के लिए और खुशहाली के लिए। तो इस प्रकार से व्यवस्था के जो 5 आयाम हैं, इसमें भागीदारी को मैं एक शिक्षा के रूप में बच्चे के में देख पाती हूँ। और फिर अंत में जितना मैंने बोला उसको सारांश करके मैं विराम दूंगी खुद को। तो सारांश के रूप में मैं देखती हूँ कि परिवार में शिक्षा देने की विधि क्या होगी। तो जैसे मैंने शुरू में बात कही थी, अभ्यास पूर्वक अभ्युदय की यात्रा, तो ये यात्रा कैसी होगी? तो ये 5 आयाम में भागीदारी के रूप में होगी, जिसमें बालक, जिसमें मैंने कहा था शिशु, किशोर और युवा, और इवन परिवार के हर सदस्य के लिए अभी की स्थिति में, तो इसमें भागीदारी करते हुए, अभ्यास करते हुए, विचाराभ्यास, व्यवहाराभ्यास और कर्माभ्यास पूर्वक अभ्युदय तक की यात्रा को मैं देख पाती हूँ। और इसमें कुछ ऊंच नीच हुई होगी तो आप मुझे, सभी मेरे अपने हैं, आप मुझे बिल्कुल ध्यान दिला सकते हैं। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।